नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की मेरी पहली स्टोरी है फिर से किसान आंदोलन। जी हां, कल भारत बंद का ऐलान किया गया है और अगर आप पूरे आंदोलन को देखें तो इसने एक अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर लिया है। आज की सारी गतिविधियां इससे जुड़ी हुई आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर है किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बार फिर से मुरादाबाद में एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। तो लव जिहाद के इस कानून का किस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है, आए दिन ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, इसके डिटेल्स आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार केंद्र सरकार को लगाई है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, उसके डिटेल्स भी आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। तो आइए बात करते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर, यानी कि किसानों का आंदोलन। आज 12वां दिन है और किसान पूरे देश से, पहले जो एक लोकल मूवमेंट शुरू हुआ था, सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे थे, आज 20 से ज्यादा राज्यों के किसान इस समय सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज 12 दिनों से वो कड़कड़ाती ठंड में रात दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक ही डिमांड है कि ये जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने पारित किया है वो कानून उनके हित में नहीं है। अब सरकार इतनी अड़ी हुई है, इतने राउंड्स की बातचीत के बाद भी ऐसा कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है और जो भी बातचीत अभी हुई है वो बेनतीजा रही है। सरकार किन चीजों पे अड़ी हुई है? किसानों की डिमांड सिर्फ सिंपल है, उनको अब सिर्फ यस या नो में आंसर चाहिए। यानी कि अब जो अगली बातचीत है वो 9 दिसंबर को होनी है, लेकिन कल भारत बंद का ऐलान किया है जिसमें 18 से ज्यादा विपक्षी पार्टीज इस समय हैं और कई ट्रेड यूनियंस हैं जो कि किसानों के समर्थन में आकर खड़ी हो गई हैं। अब आपको ये बता दें कि ये जो लोकल मूवमेंट था, आज इसने एक अंतरराष्ट्रीय शक्ल इख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि जगह जगह से, अलग अलग देशों से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से, कनाडा से, वैंकूवर से, अमेरिका में कैलिफोर्निया से, जगह जगह से ये खबरें आ रही कि किस तरीके से जो किसान परिवार के जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो ट्रैक्टर और ट्रॉली या बाइक रैलीज निकाल रहे हैं और ज्यादातर जितने भी भारतीय दूतावास हैं उनके सामने जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका भी यही मानना है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। उधर क्या कुछ ही दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा था कि इस तरीके के डेमोक्रेटिक आंदोलन को रोकना नहीं चाहिए, वो फ्री स्पीच में बिलीव करते हैं, जिसके बाद उनके जो हाई कमिश्नर हैं उनको तलब भी किया गया। तो वो तो डिप्लोमेटिक की टाइज की बात रही, लेकिन जहां तक ये पूरे आंदोलन का सवाल है, आज ये आंदोलन एक इंटरनेशनल मूवमेंट के रूप में नजर आ रहा है क्योंकि जगह जगह पर पंजाबी और सिख परिवारों के जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको भी लग रहा है कि उनके पेट पर कहीं ना कहीं एक लात कोई मारने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो पूरा मूवमेंट है उसकी शक्ल आप देख रहे हैं कि बिगड़ चुकी है। अब अभी भी किसान अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि उनको सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए जो परसों की बातचीत होगी। अब कल की जो खबरें आ रही हैं कि किसानों ने अलग अलग जगह पर 8 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं दिल्ली बॉर्डर के, सिंघू, टिकरी और अलग अलग जगह पर, जहां पे बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है। पुलिस बल की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। जो किसान दल के नेता हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि चक्का जाम 3 बजे तक रहेगा और एम्बुलेंस को जाने दिया जाएगा। जिनके घरों में शादियां हैं उनकी शादी नहीं रुकेगी, वो अपने इनविटेशन कार्ड को दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। अब किसानों की शंकाएं क्या हैं कि एमएसपी को हटाया जा रहा है, मंडियों को खत्म किया जा रहा है, कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ेगी, कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनका वजूद खत्म हो जाएगा। किसानों की ये सारी मंशाएं हैं। सरकार ने अभी कुछ दिन पहले, जो परसों की मीटिंग 2 दिन पहले हुई थी, उसमें कहा था कि वो अमेंडमेंट्स लाने के लिए तैयार है, यानी कि वो चेंजेस लाने के लिए कानून में तैयार है। लेकिन किसान इसी बात पे अड़े हुए हैं कि आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, या तो आप कृषि कानून को वापस लीजिए और या तो फिर हम आंदोलन जारी रखेंगे। तो सरकार इस बात पर मानती है नहीं मानती, लेकिन फिलहाल किसान इस बात के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, तत्पर हैं कि अगर किसानों की बात नहीं मानी जाएगी
तो वो किसान अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। 6 महीने का राशन पानी वो ऑलरेडी लेकर आए हैं और वो और राशन पानी मंगाकर और एक लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार हैं। अब आज जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा है कि ये काला कानून है, इसे वापस लेना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नहीं, ये तो जो कानून है ये किसानों के हित में है, हम रिफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को लेकर आए हैं। तो गतिरोध मुझे लगता है अभी भी बना हुआ है। परसों की बातचीत में भी मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ऐसा हल बहुत ज्यादा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल नजरें सबकी होंगी कल के भारत बंद को लेकर कि वो कितना सफल रहेगा। और किसानों का एक ऐसा तबका है जो कि भारत बंद इतनी सारी विपक्षी पार्टीज को एकजुट करके और ट्रेड यूनियंस के लीडर्स को एकजुट करके अब भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो कल इससे भी जुड़ी हुई आपको सारी खबरें बताऊंगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं दूसरी खबर की ओर चलती हूं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आए दिन अजीबोगरीब गिरफ्तारियां हो रही हैं लव जिहाद के कानून के नाम पर। आपको थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बीच में ही एक अंतर धार्मिक शादी को रोक दिया था और अब एक मामला मुरादाबाद का सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवक को मुरादाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये युवक मुरादाबाद के कांट इलाके का रहने वाला था और इसने एक हिंदू युवती से शादी की थी 5 महीने पहले। ये शादी देहरादून में हुई थी और माना जा रहा है कि बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने एक कंप्लेंट किया, जिसके कहने पर पुलिस ने इस मुसलमान लड़के को गिरफ्तार किया है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कि ये जो हिंदू युवती है वो इन बजरंग दल के एक्टिविस्ट को और पुलिस वालों को ये कह रही है कि इसमें दोनों परिवारों की रजामंदगी थी, वो बालिग है और 5 महीने पहले उनकी शादी देहरादून में हुई थी। तो बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट हैं पुलिस की मौजूदगी में ये पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि नए लव जिहाद कानून के हिसाब से आपको डीएम की अनुमति लेनी पड़ती है एक महीने पहले। तो और ये कानून आप जैसे लोगों के लिए ही बना है, इस बात को बजरंग दल के लोग कह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 5 महीने पहले कोई शादी हुई है और अभी ये जो ऑर्डिनेंस लव जिहाद का आया था उसको मंजूरी राज्यपाल ने कब दिया है, अभी नवंबर के आखिरी हफ्ते में, तो किस तरीके से जो पुराने केसेस हैं उनको भी यूपी पुलिस बख्शने के लिए तैयार नहीं है। इसके पहले जो एक मामला आया था अंतर धार्मिक शादी को बीच में रोकने का, उसमें हिंदू युवा वाहिनी जिसके फाउंडर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उसकी कंप्लेंट पे हुआ था। आज बजरंग दल जो कि एक दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कहने पर आज इस तरीके की गिरफ्तारी हुई है। अब लोग सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि जब ये लड़की यानी कि हिंदू युवती जब अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन दफ्तर में पहुंची थी तो वहां पर पुलिस आई और उसने ये गिरफ्तारी की थी। लेकिन कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस लड़की की मां ने कंप्लेंट पुलिस को की हो और इस पुलिस की कंप्लेंट में, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि शायद इनकी जो युवती की मां थी उसको पसंद नहीं था तो उसने कहा है कि ये धर्मांतरण का मामला है और फोर्सिबल कन्वर्जन का मामला है। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है। लेकिन बजरंग दल का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये साफ साफ बजरंग दल के एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि क्या आपको ये पता है कि लव जिहाद के कानून में 1 महीने पहले आपको डीएम की अनुमति लेनी पड़ती है, धर्मांतरण का मामला है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, हम खुश हैं, 5 महीने पहले हमारी शादी देहरादून में हुई थी। लेकिन इस सब के बावजूद यानी कि पॉसिबल कन्वर्जन नहीं है तो भी आपको यहां पे इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तम प्रदेश, जहां पर अगर हिंदू लड़के हिंदू और मुसलमानों के बीच में प्यार हो जाता है और अगर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसकी अनुमति ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं देती है। अब आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बॉलीवुड को शिफ्ट करा दिया जाए मुंबई से यूपी में। लेकिन आप लव जिहाद के कानून को आप क्यों नहीं हटा सकते हैं, क्यों नहीं उस पर धरपकड़ कर सकते हैं अजीबोगरीब गिरफ्तारी करके और लोगों के मन में एक भय और डर का माहौल फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या बॉलीवुड आएगा? आप इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स आए और यूपी में इन्वेस्ट करें, लेकिन आपका जो माहौल है वो बिल्कुल दक्षिणपंथी, बिल्कुल कट्टर और कट्टरवादी सोच का एक नमूना सामने नजर आता है। लेकिन फिलहाल जो लव जिहाद कानून की बात है, आपको बता दें कि इस तरीके की अनाप शनाप गिरफ्तारी के केसेस अब शुरू हो गए हैं, जहां पर इस लव जिहाद कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने भी कानूनी विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून को चैलेंज कोर्ट में करेगा तो
अदालत में ये कानून एक मिनट भी नहीं ठहरेगा, क्योंकि ये कानून आपकी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, यानी कि राइट टू चॉइस, राइट टू लिबर्टी, राइट टू मैरी अ पर्सन, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कि अभी हाल में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति को इस बात की आजादी है कि किसी भी धर्म के लोग से आपस में एक लड़का लड़की रह सकते हैं या शादी कर सकते हैं। लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस के बावजूद योगी आदित्यनाथ की सरकार अध्यादेश लेकर आई, अध्यादेश को मंजूरी ही दी, और अब सारे ये पुराने केसेस खोल खोल कर इस बात का सबूत बार बार दे रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सिवाय लोगों के मन में डर, भय और एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, तो योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों की कम्युनिटी से कितना प्यार है ये बात छुपी तो नहीं है। लेकिन हाँ, मुसलमानों के मन में डर कैसे फैलाना है, उनके मन में भय कैसे डालना है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार और यूपी पुलिस को शायद बहुत अच्छे से आता है। तो ये तो मुरादाबाद का एग्जाम्पल था, उसके पहले का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। और इस तरीके की अब आए दिन खबरें आती रहेंगी यूपी से, और बाकी राज्य सरकारें भी अब तैयार हैं कि किस तरीके से वो जल्द लाएं अपना लव जिहाद का कानून। तो बाकी राज्यों से भी इस तरीके की खबरें आती रहेंगी। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। आज सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि रीडेवलपमेंट प्लान से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो अभी लंबित हैं, यानी कि पेंडिंग है। और केंद्र सरकार ने जो आधारशिला रखने की बात है 10 दिसंबर को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे, उसकी अनुमति दे दी है। लेकिन शीर्ष अदालत ने बिल्कुल कड़े निर्देश तुषार मेहता को यानी कि जो सोलिसिटर जनरल है उनको कह दिया है कि किसी भी तरीके का निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण यानी कि डेमोलिशन या पेड़ काटने का काम तब तक नहीं होगा जब तक जितने भी इश्यूज कोर्ट में पेंडिंग है उसको लेकर कोर्ट एक फाइनल फैसले पर नहीं पहुंचती। जिसके बाद तुषार मेहता को यह हामी भरनी पड़ी और 5 मिनट के अंदर उन्होंने हियरिंग के दौरान इस बात को कहा कि जी हां, किसी तरीके की डेमोलिशन या पेड़ काटने या किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा जब तक शीर्ष अदालत अपना कोई फैसला इन लंबित मामलों पर नहीं सुना देती। एक बहुत ही लंबा चौड़ा कार्यक्रम सुनने में आ रहा है कि 10 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। लेकिन ये जो पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये एक कंट्रोवर्सी में हमेशा से घिरा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? जो मौजूदा संसद भवन है उसके सामने एक तिकोना भवन बनाया जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पुस्तकालय है, अलग अलग स्टैंडिंग कमिटीज के कमरे हैं, प्रधानमंत्री का ऑफिस है, एमपीज के रहने का बंदोबस्त है। तो ये सारी चीजें हैं। 971 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट है और जिसको ये कहा जा रहा है कि 2022 में इसे कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी में क्यों घिरा? ये जो पूरा प्रोजेक्ट था सेंट्रल विस्टा का, ये कंट्रोवर्सी में इसलिए घिरा क्योंकि सरकार ने सिर्फ 48 घंटे वास्तुकारों को और विशेषज्ञों को दिए थे कि वो अपनी आपत्ति दर्ज करें, यानी कि जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो दर्ज कर सकते हैं सिर्फ 48 घंटे में। और उस 48 घंटे में 1292 आपत्तियां आई, यानी कि 1292 ऑब्जेक्शंस इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आए थे, जो कि नाकाफी थे। और भी बहुत सारे लोग आपत्तियां दर्ज करना चाह रहे थे, जिसके बाद जितने भी वास्तुकार हैं, विशेषज्ञ हैं, टाउन प्लानर्स हैं, वो अपने पिटिशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। किसी ने बोला कि लैंड यूसेज का जो मामला है वो ठीक से इसमें सॉल्व नहीं है। उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर कंसल्टेंसी फर्म को फेवर किया गया है, उसकी बातें कही गई हैं कि गुजरात की कंसल्टेंसी फर्म है उसको आप कैसे दे सकते हैं। तो ये सारे मामलों ने कंट्रोवर्सी को खड़ा कर दिया है। अब आपको बता दें कि जिस समय लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उस समय जो अंतरिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस की सोनिया गांधी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी कि आप लॉकडाउन के समय में अपनी आर्थिक मंदी को कैसे सुधार सकते हैं। और उसमें कई सुझावों में से एक सुझाव यह भी था कि जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि वो जो पैसे बचेंगे उससे आप पीपीई किट्स खरीद सकते हो, डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके जो ट्रीटमेंट है, अस्पतालों को जो सुविधा है वो सब मुहैया करा सकते हैं। तो ये सब बातें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सोनिया गांधी ने शुरुआती दिनों में लॉकडाउन के पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये लिखा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए। लेकिन इसके बावजूद
विपक्षी पार्टी इसकी तो कोई सुन नहीं रहा है और केंद्र सरकार अब आगे बढ़ गई है। कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है कि जो आधारशिला का जो भूमि पूजन है, आधारशिला होनी है, वो हो सकती है। लेकिन जो पूरा एक सपना है कि किस तरीके से 2022 तक हम इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर लेंगे, तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक जो लंबित मामले हैं कोर्ट में, वो जब तक लंबित रहेंगे, जब तक पेंडिंग रहेंगे, तब तक किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन या फेलिंग ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ काटने का काम या ध्वस्तीकरण नहीं होगा। तो एक बड़ा झटका है ये केंद्र सरकार को। लेकिन अब देखना यह है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद, कोर्ट ने तो कह ही दिया है कि भूमि पूजन आप कर सकते हैं, तो भूमि पूजन का फिलहाल केंद्र सरकार एक बड़ा डंका बजाएगी और कहेगी कि ये देखिए, ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, जो काम इतने सालों में कोई भी सरकार नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है। तो एक लेगेसी का मामला है। कहीं ना कहीं बार बार लोग इस बात को एक नहीं कई शब्दों में कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास में जो भी गलतियां हुई हैं इसके पहले की सरकारों से, उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं और आगे की जो उनकी लेगेसी है वो उस पर काम कर रहे हैं कि इतिहास में उनका नाम कैसे लोग समझेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि आपको 2022 में ही इस प्रोजेक्ट को खत्म करना है। इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आ गई, उसमें भी आप सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे रहे हैं। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को लेकर भी इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हैं। तो इतने सारे सवालों के बावजूद सरकार को यह नहीं लगता कि वो जितनी भी लोगों के मन में मंशाएं हैं उनको क्लैरिफाई करे और तब आगे बढ़े। लेकिन नहीं, जल्दबाजी इतनी कि भूमि पूजन सिर्फ 10 दिसंबर को होगा। कोरोना की महामारी कहां गई वो सबसे कोई मामला किसी को नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, इस सुनने में ये आ रहा है कि वर्चुअल सेरेमनी होगी, जिसमें कि हाइब्रिड सेरेमनी होगी, जिसमें कुछ लोग वहां मौजूद होंगे, कुछ लोग वर्चुअली इसको अटेंड करेंगे, विपक्षी पार्टीज को भी निमंत्रण जाएगा। तो एक बड़ी एक शानदार सेरेमनी का आयोजन केंद्र सरकार की तरफ से होने वाला है 10 दिसंबर को। लेकिन फिलहाल जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को लेकर, वो आज भी अपनी जगह हैं। क्या सरकार का ये दायित्व नहीं कि उन मंशाओं को, उन डाउट्स को वो क्लैरिफाई करके फिर इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़े? लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी और इसका कारण मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं यहां पर अब आज का एजेंडा खत्म करूंगी। हमारी 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और आप सबके सभी दर्शकों का प्यार हम सबको इतना मिला है कि अब हमारा एंड्रॉयड पर एक ऐप भी आ गया है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं satyhindi.com के जरिए। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।